गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडियन एग्रीकल्चर के सामने किस तरह की समस्याएं हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद होने के बाद भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर से किए गए रिफॉर्म्स को, उसके लिए जो भी रिफॉर्म्स किए गए, जो भी लॉ में बदलाव किए गए, जो भी स्ट्रक्चर में बदलाव किए गए, उसको हम लोग एग्रेरियन रिफॉर्म्स बोलते हैं। 3 तरह का मेन रिफॉर्म ये हुआ था। टेक्निकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म्स यानी लैंड से रिलेटेड जो भी लॉज थे उनमें जो बदलाव किया गया, और इसके अलावा जनरल रिफॉर्म यानी इन दोनों के अलावा जो भी सुधार किए गए जिससे जनरल लेवल पे हमारे इकोनॉमी के एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बदलाव हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है 3 तरह के सुधारों पे जोर दिया गया। सबसे पहले HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड पे फोकस किया गया। इस HYV सीड का ही नतीजा रहा था कि हमारे देश में 1965 से 1985 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से हम देखे थे कि देश के कुछ हिस्सों में व्हीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। यहाँ हम लोग देखेंगे उसी चीज के बारे में कि भारत सरकार ने जो है टेक्निकल रिफॉर्म में सबसे पहला जो फोकस किया वो HYV सीड के ही प्रोडक्शन पे किया, उसके यूज पे किया। HYV सीड के इस्तेमाल के लिए भारत में नेशनल सीड कॉरपोरेशन NAC की स्थापना की गई, और इसने जो है लगभग 304 लाख क्विंटल सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में HYV सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मेज, राइस, व्हीट, बाजरा या और भी ज्वार, इन सब से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, ताकि इनका प्रोडक्शन बढ़ सके। HYV सीड के बारे में आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का प्रोडक्टिविटी जो होता है वो ज्यादा होता है। केमिकल फर्टिलाइजर के यूज पे फोकस किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ही किया जाता है ना, यानी एक लैंड में जितना पोटेंशियल है आउटपुट देने का, उससे ज्यादा वहां पे हम आउटपुट ले सकें। और 2015-16 के दौरान लगभग 267.5 लाख टन फर्टिलाइजर जो है हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसके बाद इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम करते हैं फसलों को अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए, कीटाणुओं से बचाने के लिए, ताकि फसल हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि फसल नष्ट होने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, काफी रिस्क होता है ना। वो लोन लेकर के जो भी इनपुट्स खरीदते हैं, अगर फसल नहीं होगा अच्छा, फसल को अच्छे प्राइस पे सेल नहीं कर पाएंगे तो अपने लोन को नहीं चुका पाते हैं, जिस वजह से हम सुनते हैं कि बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या वगैरह करते हैं। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए, फसलों को बीमारियों से और कीटाणुओं से सुरक्षित रखने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के इस्तेमाल पे जोर दिया गया। इस तरह से टेक्निकल रिफॉर्म में पहला सुधार हमने देखा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड पे फोकस किया गया। इसके लिए नेशनल सीड कॉरपोरेशन को स्थापित किया गया, जिसने 304 लाख क्विंटल सीड का डिस्ट्रीब्यूशन किया है अभी हमारे देश के हर एक हिस्सों में। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल पर फोकस किया गया, जिसका केमिकल फर्टिलाइजर का भी काम होता है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। 15-16 में 267.5 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर हमारे देश में सेल किए गए थे। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है ताकि हम अपने फसल को डिजीज और इंसेक्ट से बचा सकें। दूसरा है हमारा साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट का मतलब कि हम जो भी खेती करते हैं उसको साइंटिफिक तरीके से करें, यानी उसमें हम साइंस का इस्तेमाल करें। और इसके लिए कहा गया कि हमारे देश में 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज अभी वर्तमान में काम कर रही हैं, जिनका काम है अलग एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए लगातार इनका काम है रिसर्च करते रहना। इनके रिसर्च के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि हमको किस तरह के मिट्टी में किस तरह का बीज इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के फसल को उत्पादन करना चाहिए। समय के साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे कि क्रॉप रोटेशन यानी कि एक फसल के बाद दूसरा बदल के फसल हम लगाते हैं, ताकि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो मेंटेन रहता है
और उसकी प्रोडक्टिविटी समय के साथ बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्रॉप रोटेशन, ज्यादातर देखिएगा किसान क्या करते हैं कि एक फसल उगाए, उसके बाद कुछ दिन उसको छोड़ देते हैं, फिर सेम फसल ही उस पे उगाते हैं। लेकिन अगर हम एक मिट्टी पे एक फसल के बाद दूसरा फसल, दूसरा के बाद तीसरा फसल अगर करते हैं, तो इस तरह से मिट्टी का जो है न्यूट्रिएंट, इसका हेल्थ मेंटेन रहता है और प्रोडक्टिविटी समय के साथ बढ़ती है। तो इस तरह से साइंस का इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी हमारा कैसा होना चाहिए, मिट्टी पे रिसर्च किया जाता है कि किस सॉइल पे कौन सा जो है फसल जल्दी हमारा ग्रोथ करेगा, किस फसल का प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा। ये सब इस रिसर्च की वजह से होता है और इससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। थर्ड लिखा गया है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स का मतलब हो गया कि जिस काम को करने के लिए हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे मशीन का इस्तेमाल करना। जैसे बैल से खेत जोतने की जगह पे हम लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बहुत सारा बीज बोने के लिए जो है बहुत सारा सीड प्लांटेशन मशीन आ चुका है। उससे आसानी से कम एफर्ट में, कम टाइम में हम लोग ज्यादा जो है लैंड कवर कर सकते हैं। तो मशीन से जब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे, मशीन का इस्तेमाल उसमें हम करेंगे, जैसे थ्रेशर है, हार्वेस्टर है ना, आपको ट्रैक्टर है, या और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर के छिड़काव के इक्विपमेंट्स हैं। तो जब इनका इस्तेमाल हम करेंगे, हमारा टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा और लैंड ज्यादा कवर होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, यानी आउटपुट हमारा ज्यादा होगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 3 मेन सुधार हमारे देश में। सेकंड हम लोग देखेंगे लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म का मतलब हो गया कि लैंड से रिलेटेड जो भी लॉज थे, जो भी रूल्स थे, उनमें बदलाव किया जाना। उनमें बदलाव करने से, उन लॉ में बदलाव करने से अगर हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वलिटी को बढ़ावा मिलता है, छोटे किसानों का इग्नोरेंस कम होता है, तो इस तरह के बदलाव किए गए थे और कई सारे किए गए हैं और समय समय के साथ किए जाते रहे भी हैं ना, अभी भी होता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड पहला सुधार क्या किया गया। इसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी बोलते हैं। लैंड रिफॉर्म इज ऑल्सो नोन एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसमें पहला सुधार किया गया कि जो जमींदारी प्रथा थी हमारे यहाँ, जमींदार के अंडर में जो जमीन होते थे और उनके अंडर जो किसान काम करते थे, उस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। यानी देखिए, द फर्स्ट वन इज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी अब किसान और सरकार के बीच में जमींदारी सिस्टम समाप्त हो गया और इसका जो भी जमीन पे काम करने वाले किसान होते थे, वो जमीन जो है उन किसानों का हो गया। तो इस कानून में बदलाव होने की वजह से, यानी जमींदारी प्रथा को समाप्त होने की वजह से, लगभग 2 करोड़ जो हैं किसान ऐसे थे जो सरकार से डायरेक्ट जुड़ गए। यानी अब इनके बीच में जमींदार न थे, जो भी इनसे टैक्स लेना होता था वो सरकार डायरेक्ट लेती थी। जमींदारों का अब इनसे कोई लेना देना नहीं रह गया। दूसरा जो बदलाव किया गया रेंट से रिलेटेड, यानी लैंड रेवेन्यू जो सरकार अर्न करती थी, तो जमींदारों से सरकार तो एक फिक्स्ड अमाउंट लेती थी, लेकिन जमींदार जो है मनमाने ढंग से अपने हिसाब से रेंट फिक्स करते थे, जिससे किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो इसमें सरकार ने किया कि लैंड से रिलेटेड जो भी रेंट थे उसको फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई किसान आपके खेत में काम करता है तो उसका रेंट जो है सिर्फ फसल का 1/3 हिस्सा ही मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे किसानों का जो है शोषण रुक गया और उनके पास भी अपने इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल बचने लगा। थर्ड जो है वो बदलाव किया गया, जो हम पढ़े थे पिछले क्लास में हम लोग, कि स्कैटर्ड होल्डिंग्स जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। यानी जो ज़मीन काफ़ी, एक आदमी का ज़मीन काफ़ी जगह बिखरा पड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा कई जगह होता है, उससे कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उसको एक जगह करना ही कंसोलिडेशन कहलाता है। इसको हिंदी में हम चकबंदी बोलते हैं। यानी 5 आदमी अगर है और पांचों लोग का ज़मीन एक साथ थोड़ा थोड़ा करके अलग जगह पे है,
तो सबके एक साथ एक जगह कर दिया जाता है। एक आदमी का एक जगह पूरा कर दिया जाएगा, दूसरे आदमी का दूसरी जगह पूरा कर दिया जाएगा, तीसरे आदमी का तीसरी जगह पूरा कर दिया जाएगा। यानी एक आदमी का जमीन, जितना भी जमीन है उसको एक जगह कर दिया जाएगा। इससे जो है कल्टीवेशन का जो कॉस्ट होता है उसमें बचत होती है और किसानों को फायदा होता है। 2004 तक हमारे देश में 1633 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो जमीन है उसका कंसोलिडेशन किया जा चुका है। इसके बाद लैंड सीलिंग किया गया। लैंड सीलिंग का मतलब हो गया कि लैंड होल्डिंग का एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना। यानी ये तय कर दिया गया कि हर किसान के पास जो है मैक्सिमम कितना ज़मीन हो सकता है। अगर किसी के पास उससे ज़्यादा जो सरकार ने फिक्स किया है उससे ज़्यादा अगर ज़मीन पाया जाता है, सरप्लस लैंड पाया जाता है, तो सरकार उस लैंड को उनसे ले लेती है और उन लोगों को दे देती है जो कि लैंडलेस हैं या जिनके पास कम ज़मीन है। इस तरह से अमीर किसान और गरीब किसान के बीच का अंतर जो है लैंड सीलिंग के थ्रू कम किया गया। और लास्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब हो गया कि कई सारे हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या अधिक है और छोटे किसान होने की वजह से उनके पास फाइनेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो इनपुट्स नहीं खरीद सकते, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं खरीद सकते, HYV सीड्स नहीं खरीद सकते, है ना। तो इस वजह से जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग के कंसेप्ट को लाया गया कि कई सारे छोटे छोटे किसान जो हैं आपस में मिल करके इन सारे इनपुट्स को कम प्राइस पे खरीद सकते हैं और इंडिविजुअली फिर उसको मार्केट में हायर प्राइस पर बेच करके अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से इनपुट खरीदने की उनकी जो समस्या थी कि अकेले खरीदने जाएंगे तो अकेले उतना पैसा नहीं है कि खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्रैक्टर खरीदना है, छोटे छोटे किसान हैं, तो ये अकेले अब 2-4-10 कट्ठा के लिए जो है ट्रैक्टर नहीं खरीदेंगे, लेकिन 10 किसान हो गए, 20 किसान हो गए, सबके पास 10-10 कट्ठा है, तो इस तरह से 200 कट्ठा हो जाएगा 20 किसानों का मिला करके। तो ये 20 किसान जो है आपस में मिल करके और ट्रैक्टर खरीद लेंगे। उस ट्रैक्टर से इन सारे के खेत में काम होगा और जो आउटपुट आएगा उसको ये इंडिविजुअली अपना मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह से जो है कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू जो भी मॉडर्न इनपुट्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो सारे इनपुट्स का इस्तेमाल हर एक तरह का किसान कर सकता है और इस तरह से गरीब किसान भी धीरे धीरे अपनी आमदनी को बढ़ा करके आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम लोग दो अभी रिफॉर्म पढ़े। पहला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निकल रिफॉर्म और दूसरा लैंड से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म, यानी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड लॉज में होने वाले बदलाव से, रिव्यू से जो भी हुआ उसको लैंड रिफॉर्म कहा गया। लैंड रिफॉर्म का मुख्य उद्देश्य था कि अमीर और गरीब किसान के बीच के अंतर को कम किया जा सके, इक्विटी को बढ़ावा दिया जा सके। जनरल रिफॉर्म में 3 मेन रिफॉर्म किए गए। पहला रहा एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, सिंचाई के साधन को बढ़ाने का काम किया गया। देखिए, सिंचाई 1951 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था और फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया, तो मुश्किल से 17% ही हमारे यहाँ का लैंड ऐसा था जहाँ पे इरिगेशन के परमानेंट मीन्स अवेलेबल थे। बहुत सारे बड़े और छोटे प्रोजेक्ट्स को सरकार ने लॉन्च किया समय के साथ साथ। कई जगह डैम्स बनाए गए, कई जगह कैनाल्स बनाए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी अमाउंट खर्च किया गया। तो वर्तमान में हमारा जो टोटल एरिया है, टोटल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, उसका 45% एरिया हम लोग अभी तक कवर कर पाए हैं इरिगेशन के लिए। यानी अभी भी एग्रीकल्चरल लैंड का देखिए 70 सालों के प्रयास के बाद 17% से बढ़ के हम 45% तक पहुँचे हैं। यानी अभी भी 55% हमारा एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा है जहाँ पे परमानेंट मीन्स इरिगेशन के अवेलेबल नहीं है। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। दूसरा है प्रोविज़न ऑफ क्रेडिट एंड रेगुलेटेड मार्केट्स। क्रेडिट यानी कि लोन। इनपुट्स खरीदने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए सरकार ने जो है कई सारे प्रोविजंस किए हैं जिससे किसानों को कम किस्तों में आसानी से लोन अवेलेबल हो सके। इसी का एक उदाहरण है किसान क्रेडिट कार्ड, या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी जो है कई सारे काम करते हैं इस दिशा में, जो कि किसानों को कम ब्याज पर इनपुट्स खरीदने के लिए, मॉडर्न इनपुट्स खरीदने के लिए जो है
लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमारे देश में कमर्शियल बैंकों को भी नेशनलाइज्ड इसीलिए किया गया था ताकि ये अपने ब्रांचेस को गांव में सेटअप कर सकें और किसानों को पर्याप्त मात्रा में लोन प्रोवाइड किया जा सके। वर्तमान में जितना लोन किसानों को टोटल दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंकों के थ्रू 72% लोन जो है दिया जाता है किसानों को, ताकि वो इनपुट्स खरीद सकें, HYB सीड्स खरीद सकें, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। 2016-17 तक जो सरकारी जो भी इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के थ्रू ऑथोराइज्ड, जिनका काम है किसानों को लोन देना, तो 16-17 तक जो है 16-17 में सिर्फ 9,59,826 करोड़ का टोटल लोन हमारे देश के किसानों को दिया गया इन मॉडर्न इनपुट्स को खरीदने के लिए। इसके साथ साथ फसल जो है समय पर फसल को होने के बाद बेचना भी जरूरी होता है किसानों को। अगर वो फसल नहीं बेचेंगे तो चूंकि ये पेरिसेबल नेचर का होता है तो जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए फसल को बेचने के लिए किसानों को एक मार्केट प्रोवाइड कराना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जहां पे उनके फसल का उनको उचित मूल्य मिल सके। तो सरकार के थ्रू जो मार्केट रेगुलेट किया जाता है उसको सरकार के थ्रू अपॉइंट किए गए मार्केट कमेटी के थ्रू ही गवर्न किया जाता है, और ऐसे बाज़ारों में किसान जो हैं अपने फसल को ले आते हैं जहां उनको सरकार की तरफ से उचित मूल्य उनके फसल का दिया जाता है। साथ साथ इस बाज़ार में ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को समय से उनके फसल का, उनके उपज का पैसा मिल सके, वजन सही हो, मेजरमेंट सही हो और उसका रिटर्न किसानों को सही मिल सके, वो सेटिस्फाइड हो सकें, अपने नीड को फुलफिल कर सकें। जो लोन लेकर के उन्होंने फसल उगाया है उनके पास इतना आमदनी हो सके कि वो अपने उस लोन को चुका सकें। तीसरा जो बदलाव किया गया वो था प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का प्रावधान लाती है। इस चीज़ को आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे फ्लोर प्राइस के नाम से। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में बताया गया कि कभी कभी जो है मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से मार्केट प्राइस काफ़ी कम हो जाता है, और ये इतना कम हो जाता है कि किसानों का उनका कॉस्ट भी जो है उस प्राइस पे नहीं निकल पाता। ऐसे सिचुएशन में सरकार किसानों को एश्योर करती है, उनको विश्वास दिलाती है कि सरकार उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करेगी जो उनके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगा। और अगर उस मार्केट प्राइस, उस MSP पे कोई भी अगर मार्केट में प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट व्यापारी जो हैं उनसे अगर फसल नहीं खरीदते हैं तो सरकार उनसे ये अंततः सारे फसल खरीदेगी, उसका सही मूल्य उनको देगी, और इस तरह से सरकार अपना बफर स्टॉक मेंटेन करती है जिसको वो आपदा विपदा के समय इस्तेमाल करती है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत किसानों को जो है कम प्राइस होने की वजह से होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से होने वाले तीनों रिफॉर्म के बारे में पढ़े। पहला टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निकल रिफॉर्म, दूसरा लैंड रेगुलेशन, लैंड लॉ से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म, और तीसरा जनरल रिफॉर्म